हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मेम्ब्रेन स्पानिंग प्रोटीन्स या कह सकते हैं कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सेल मेम्ब्रेन में जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के अंदर मिलते हैं, मीन्स कि उनकी अल्फा हेलिसेस के नंबर में वेरियस टाइप के डिफरेंसेस मिलते हैं जिनको आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये प्रोटीन्स कैरियर प्रोटीन्स या चैनल प्रोटीन्स के रूप में हो सकते हैं। इसके अलावा ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन भी हो सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर में मैं पहले कुछ डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स बना रहा हूं। देखिए, जैसे कि ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनमें से उनका प्रोटीन का सी टर्मिनल अंदर की साइड में और एन टर्मिनल बाहर की ओर होता है। यहाँ पर जैसे ये जो सरफेस है उसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस या साइड कह सकते हैं, जो सेल के बाहर है। ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल के अंदर के जो साइटोसोलिक साइड है ये है, या साइटोसोलिक सरफेस। कुछ ऐसे प्रोटीन्स जिनका एन टर्मिनल एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में होता है और अल्फा हेलिक्स एक ही होती है मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक ही स्पानिंग करती है, एक सिंगल अल्फा हेलिक्स होती है और साइटोसोलिक साइड में सी टर्मिनल होता है। फर्स्ट। सेकेंड में क्या होता है कि जस्ट अपोजिट होता है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनमें अल्फा हेलिक्स तो एक ही होती है लेकिन एन टर्मिनल सेल के अंदर होता है और सी टर्मिनल सेल से बाहर होता है। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, थर्ड देखते हैं कि कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर 7 अल्फा हेलिसेस पाई जाती हैं, कह सकते हैं जिनको हम 7 ट्रांस मेम्ब्रेन या 7 TM प्रोटीन भी कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल 7 के अंदर 7 से पहले भी मैं एक 4 का बता देता हूँ। कुछ ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जिनके अंदर 4 अल्फा हेलिक्स होती हैं। ये फर्स्ट, ये फिर से रिटर्न आता है, ये सेकेंड, फिर ये थर्ड और फिर लास्ट में फोर्थ, जिनमें एन टर्मिनल और सी टर्मिनल दोनों सेल के अंदर होते हैं। इनको मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया 4TM। 4 का मतलब 4 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है जिनके अंदर 4 अल्फा हेलिक्स मिलती है। 4 के बाद में हम चलते हैं 7 वाले पे, जिनके अंदर 7 अल्फा हेलिक्स होगी। जैसे स्टार्टिंग सेल से बाहर कर रहे हैं। फर्स्ट, जैसे एन टर्मिनल स्टार्टिंग में है, फर्स्ट अल्फा हेलिक्स, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और लास्ट में 7 वाली अल्फा हेलिक्स है, ये सी टर्मिनल है। कुछ प्रोटीन्स के अंदर इस तरह की कंडीशन मिलती है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ उसके लिए 7TM। और आप जानते हो कि 7TM कौन सा होता है। सबसे जो फेमस प्रोटीन है वह 7TM की कंडीशन मिलता है। नेक्स्ट, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जिनके अंदर 12 TM होती हैं कि 12 अल्फा हेलिसेस होती हैं। जैसे स्टार्टिंग 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। इनके अंदर 12 टीएम होती हैं, 12 अल्फा हेलिक्स होती है। ये 1 2 इस तरह से सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर 12 अल्फा हेलिक्स देखने को मिलेगी अपने। उसके बाद में कुछ ऐसे भी प्रोटीन होंगे जिनके अंदर 14 टीएम मिलती हैं, स्टार्टिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से उनके अंदर 14 अल्फा हेलिक्स मिलती है। उसके बाद में लास्ट एक प्रोटीन और होता है जिसके अंदर कुछ स्पेशल कंडीशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखिए, इसके अंदर सेल के अंदर एक अल्फा हेलिक्स मिलती है, अंदर की ओर सी टर्मिनल, बाहर की ओर एन टर्मिनल। एक और इसी के साथ में रहता है सी टर्मिनल एन टर्मिनल, और इसके एन टर्मिनल से बाहर से 2 और अल्फा हेलिक्स जुड़ी रहती है इस तरह से बॉन्ड में, और उनका सी टर्मिनल और बाहर की ओर एन टर्मिनल। तो 4 अल्फा हेलिक्स होती है इनके अंदर, 2 तो साइट एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पे होती है और 2 मेम्ब्रेन के अंदर फंसी रहती है। इस कंडीशन में इसके अंदर मिलते हैं। अब देखते हैं इनकी एग्जांपल्स कि कौन से प्रोटीन किस नेचर के रूप में मिलते हैं। हम जानते हैं कि हम जब भी एमएचसी एंटीजन को पढ़ते हैं या एचएलए को पढ़ते हैं, एचएलए ह्यूमन में कहा जाता है जबकि माइस में इसका एमएचसी कहते हैं। एमएचसी एंटीजन हमेशा सी टर्मिनल सेल के अंदर ही होता है, साइटोसोलिक सरफेस पे, और एक्स्ट्रा सेलुलर साइड की ओर एन टर्मिनल होता है एचएलए के अंदर। इसके अलावा एक सेल के अंदर एक स्पेशल टाइप का रिसेप्टर्स होता है जिसको कहते हैं एलडीएल रिसेप्टर। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का रिसेप्टर है, वह भी इसी नेचर के अंदर मिलता है। तो 2 इसके एग्जांपल्स है। इसके बाद में जस्ट अपोजिट वाला सीक्वेंस मिलता है, उसके अंदर पहला एग्जांपल आता है एक एचएलए इनवेरिएंट चेन होती है, उसको हम कह सकते हैं इनवेरिएंट चेन। ये एमएससी सेकंड के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करती है, जिसको हम इनवेरिएंट चेन कहते हैं, जिसको हम जो क्लिप से बनती है क्लास सेकंड इनवेरिएंट चेन पेप्टाइड से इनवेरिएंट चेन का फॉर्मेशन होता है, जो इस नेचर के अंदर मिलेगी मेम्ब्रेन के अंदर। उसके बाद में इसका एक और आता है, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जांपल है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर। ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इस नेचर में मिलते हैं। 4TM का एग्जांपल आता है कि हम जानते हैं कि सेल के अंदर जो स्किन की सेल्स होती हैं, उनके सेल के बीच में एक प्रोटीन होता है जिसको कहते हैं ऑक्लूडिन प्रोटीन। OCCLUDIN। ऑक्लूडिन प्रोटीन जो होता है 4TM के नेचर में मिलता है। और 7TM का एग्जांपल हम जानते हैं कि 7TM का एग्जांपल GPCR है। जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स जो होते हैं वो 7TM के रूप में मिलते हैं। इसके अलावा एक और प्रोटीन होता है रोडोप्सिन, जो आंखों की रेटिना के सेल्स, रोड सेल्स के अंदर मिलता है, जिसको हम कहते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन भी 7TM के रूप में मिलता है। 12TM के रूप में एग्जांपल में हम देखते हैं जो ग्लूट्स होते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, वो सभी के सभी ग्लूट्स होते हैं, वह 12 के रूप में मिलते हैं। 14TM के रूप में बैंड 3 जो होता है, जो आरबीसी के मेम्ब्रेन पे होता है, एक प्रकार का एनायन एक्सचेंजर होता है, क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयंस को ट्रांसपोर्ट करता है बैंड 3, वह 12TM के रूप में मिलता है। यहाँ पर लास्ट में जो है एग्जाम्पल, जिनके अंदर एन टर्मिनल बाहर की ओर होता है और उन बाहर वाले एन टर्मिनल से भी कुछ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन जुड़ी रहती है, तो इनके एग्जाम्पल हम कह सकते हैं जो इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं वो इस नेचर में मिलते हैं सेल की मेम्ब्रेन पर। इंसुलिन रिसेप्टर्स या इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स भी इसी नेचर में मिलते हैं। इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर के जो रिसेप्टर्स हैं वह भी इसी नेचर के अंदर मिलते हैं। इनकी स्ट्रक्चर भी इसके जैसी होती है।
तो ये सेल की मेम्ब्रेन में अल्फा हेलिक्स के रूप में रहते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन है। अब ये अलग अलग स्ट्रक्चर में इनका टर्मिनल टर्म अलग अलग हैं। ऐसा होने का भी कुछ रीज़न है। उसका रीज़न ये होता है कि मान लीजिए कि यदि जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर कोई भी राइबोसोम है, वो राइबोसोम यदि कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है तो हम जानते हैं कि एन टर्मिनल बनाता है और फिर बाद में इसे चेन फ्री हो जाती है एन और सी की। और वही प्रोटीन क्या होता है कि इसके अंदर एंटर होता है। यदि मेम्ब्रेन के अंदर, हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं कि यह मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हुआ है और इस मेम्ब्रेन के अंदर ही फिक्स रह गया ये, जिसके अंदर एन टर्मिनल अंदर है, सी टर्मिनल बाहर है, तो यहाँ पर एन अंदर है। तो जब यह इसी मेम्ब्रेन से बाहर फिर निकलेगा तो इससे जो वेसाइकल निकलेगी उसके अंदर एन टर्मिनल अंदर की ओर होगा और सी टर्मिनल बाहर की होगा। तो यहाँ पर इससे जो ट्रांजिशन वेसाइकल निकल जाएगी, उस वेसाइकल के अंदर एन टर्मिनल अंदर और सी बाहर है। जब ट्रांजिशन वेसाइकल आपको पता है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी अपरेटस से जाके जुड़ेगी, इस तरह से जुड़ी है, ये गोल्जी अपरेटस से बाइंड हुई है। गोल्जी से बाइंड होती है, तो जब जैसे ही वो गोल्जी से बाइंड होगी तो इसका फिर से एन टर्मिनल अंदर चला गया और सी बाहर की ओर है, क्योंकि चिपक जाती है। और जब गोल्जी से फिर से वेसाइकल निकलेगी तो सेम कंडीशन आएगी, एन टर्मिनल अंदर और सी टर्मिनल बाहर। वेसाइकल के अंदर गोल्जी से जब सीक्रेटरी वेसाइकल निकलेगी जिसका एन टर्मिनल अंदर और सी बाहर है, और जब यह वेसाइकल सेल मेम्ब्रेन पे जाके फ्यूज होगी, देखिए सेल मेम्ब्रेन पे जाके फ्यूज होगी तो वापस इसका जस्ट अपोजिट हो गया कि सेल का एन टर्मिनल से बाहर हो गया और सी टर्मिनल अंदर हो गया। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो टर्मिनल अंदर की साइड में होगा वह सेल की एक्स्ट्रा सेलुलर सरफेस पर आ जाएगा, और जो सेल जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाहर की ओर है वह सेल के अंदर रहेगा। तो ये क्या होता है कि प्रोटीन की उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन में एंट्री पर डिपेंड करता है कि कौन सा टर्मिनल बाहर रहेगा और कौन सा अंदर रहता है। ये सारा जो डिसाइड है ये ईआर के मेम्ब्रेन पे ही हो जाता है। यह इसको हम कह सकते हैं कि हाफ ट्रांसफर सिग्नल कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन में ही फंसा रह जाता है प्रोटीन ईआर की, न कि उसके ल्यूमेन में जाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होता रहता है कि ईआर से गोल्जी पर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट होगा, गोल्जी से फिर सेल में वेसाइकल बनेगी, वेसाइकल सेल मेम्ब्रेन पे फ्यूज हो जाएगी। तो उस हिसाब से क्या होता है कि सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स आ जाते हैं। अब ये जो प्रोटीन्स हैं ये अलग अलग नेचर्स में मिलते हैं। कोई इनमें से कोई प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का काम करेगा, कोई रिसेप्टर का काम करेगा, कोई स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल बनाएगा, कोई एंजाइमेटिक मॉलिक्यूल बनाएगा। तो इनके डिफरेंस फंक्शन हो सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह की नेचर में मिलते हैं। थैंक यू।